नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी आरएस एग्ज़ाम की मेंस की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आरएस एग्ज़ाम मेंस का पेपर वन की यूनिट 3 और उसका पार्ट 1 सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र मैंने आपको बताए थे कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस उन्होंने 4 टॉपिक दिए हुए हैं। तो हमने पहले 3 टॉपिक देख लिए हैं और आज हमारा जो चौथा टॉपिक है वो चौथा टॉपिक हमारा राजस्थान में जनजातीय समुदाय। 3 नाम दिए हुए उन्होंने, भील, मीणा, गरासिया, उनकी समस्याएं और कल्याण। वैसे तो हम जनजातियों के बारे में राजस्थान की आर्ट कल्चर में, राजस्थान के भूगोल में भी पढ़ते हैं। तो इन जनजातीय समुदायों जैसे भील, मीणा, गरासिया, इवन इफ और भी जनजातीय समुदाय होते हैं, उनकी सामाजिक जीवन, उनके कौन कौन से रहने सहने का ढंग, उनका खाने पीने का ढंग, कौन कौन सा वो डांस करते हैं, कौन कौन सा वो गीत गाते हैं, वो हम आर्ट कल्चर और ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन किया है कि इन जनजातियों की समस्याएं और कल्याण देखने हैं आपको। समस्याएं 2 तरीके से होती हैं नॉर्मली। एक तो होती है कि आधारभूत ढांचे की कमी हो वहाँ पे। नॉर्मली अगर वहाँ पे सड़क नहीं पहुँच पा रही है तो वो भी समस्या है। हॉस्पिटल नहीं है, 50 किलोमीटर तक रास्ता नहीं है, पीने के पानी की कमी है, स्कूल नहीं है। तो ये जो है वो बेसिक समस्याएं। अपराधीकरण हो रहा है, मादक पदार्थों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये तो होती है आधारभूत समस्याएं। एक होती है कि आप उस जनजाति में पुराने समय से कुछ कुप्रथाएं चली आ रही हैं, बुरी प्रथाएं चली आ रही हैं, वो बुरी प्रथाएं अभी तक चलन में हैं। तो ये 2 तरीके की समस्याएं होती हैं। तो हमें समस्याओं पे फोकस करना है। दोनों समस्याएं आधारभूत और कुप्रथाओं के रिगार्डिंग। तो कुप्रथाओं से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि 2 नंबर में कोई ऐसा शब्द दे देंगे कि बताइए दापा प्रथा का मतलब क्या होता है, बताइए भगोरिया विवाह का मतलब क्या होता है। तो ऐसा हो सकता है उस चीज़ में, तो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। बाकी 5 नंबर में आपसे क्लियर पूछा जाएगा कि राजस्थान की जनजातियों की समस्याएं बताइए। क्लियरली 5 नंबर में पूछा जाएगा तो मैं आपको 10-12 समस्याएं बताऊंगा। अगर आप उसमें से 6, 7, 8 भी लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आसानी से आपको बेस्ट मार्क मिलने वाले होंगे। उसके अलावा अगर हम कल्याण की बात करें कि कल्याण किसी भी समाज का, किसी भी सोसाइटी का, जनजाति का 2 तरीके से होता है। एक होता है कि ऊपर से अप्रोच किया जाए, यानी सरकार के द्वारा कल्याण करने की कोशिश की जाए, और दूसरा होता है नीचे से इन द सेंस कि उस जाति के, जनजाति के लोग खुद से अपने आप को उत्थान करने की कोशिश करें। यानी वो खुद से शिक्षा का जागृत करें, खुद से ही अपने गांव में स्कूल खोलने की कोशिश करें, खुद से ही राजनीति में जाएं और अच्छी आधारभूत संरचनाओं का विकास करें। तो हम सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और नॉर्मली नीचे से, यानी जो खुद से प्रयास किया जाता है वो नॉर्मल होता है, वो मैं आपको आसानी से बता दूंगा। तो सबसे पहली बात कि भाई ये बताइए सर कि जनजाति क्या है। सिलेबस तो समझ में आ गया। 3 जनजातियों के नाम दिए, उनकी समस्याएं बतानी है और उनके कल्याण के लिए सरकार के द्वारा और जनजातीय लोगों के द्वारा क्या काम किए गए। बाकी जनजातीय लोग नीचे से जो है खुद से विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अशिक्षित हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वो खुद से विकास नहीं कर सकते। तो सरकार की योजनाएं देखनी है। सबसे पहली बात कि भाई जनजाति की परिभाषा अगर पूछ ली जाए, तो जनजाति की परिभाषा इन द सेंस आसानी से आप समझ सकते हो कि वे आदिवासी लोग, वे आदिम लोग जो आज भी जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं तथा अपनी पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी प्रथाओं का पालन करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? जनजाति लोग। आज़ादी के बाद में जब संविधान बन रहा था, तब इन जनजाति के लोगों की एक लिस्ट बनाई गई थी, सूची बनाई गई थी। अनुसूची में उन्हें लिखा गया कि ये लोग जो हैं वो इस जनजातियों में शामिल हैं। तो फिर उस समय उन्हें बोल दिया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित, क्योंकि उन्हें लिस्ट करके सूचित किया था। ठीक है, तो यही होता है परिभाषा। वे वन्य जाति या आदिम जाति जो आज भी जंगलों में रहती है तथा हजारों वर्ष पुरानी अपनी प्रथाओं का पालन करती है। यही बस इतना आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारी जनजातियाँ हैं, लेकिन राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की बात करी जाए तो भील, मीणा और गरासिया, क्योंकि ये तो टॉपिक में दिए हैं तो ये आगे आगे रख दिए मैंने। उसके अलावा डामोर, सांची, कंजर, कथोड़ी और भी कुछ छोटी छोटी जनजातियाँ हैं जिनकी नाम मात्र पॉपुलेशन है। कुल मिला के 6-7 जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं। जब आर्ट कल्चर में पढ़ते हैं तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन हमें देखना पड़ता है। यहाँ सोशोलॉजिकल वे में देखेंगे तो जो समस्याएं और समाधान है उन पर बात करेंगे।
कुछ डाटा आपको थोड़ा सा रटा होना चाहिए। अगर हम डाटा की बात करें तो जनगणना 2011 को आधार लेते हैं, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी आई नहीं है, उसे आने में 2-3 साल का टाइम लग सकता है। तो 2011 के डाटा के अनुसार एसटी की पॉपुलेशन हमारे राजस्थान की कुल पॉपुलेशन में से 92 लाख थी, क्योंकि 2011 में हमारे राजस्थान की पॉपुलेशन थी 6.86 लाख करोड़। अगर हम परसेंट की बात करें कि एसटी कितना रहा, तो आप 6.86 में से 92 लाख को लगाओगे तो करीब करीब जो है वो 13.47% निकल के आएगा, 13.47% निकल के आएगा। अगर डाटा में यही आगे हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, तो निश्चित सी बात है वो एरिया जो मध्य प्रदेश का बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ और जंगल हैं, तो वहाँ पे जो है सर्वाधिक जनजातीय लोग रहते हैं और हमारे राजस्थान का नंबर आता है 6 नंबर। ठीक है। उसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो भी आप देखते होंगे, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, असम, इन सब में अधिकतर में जो है वो जनजातीय लोग रहते हैं। अगर हमारे राजस्थान के अंदर में ही डाटा की बात की जाए तो सर्वाधिक पॉपुलेशन में देखा जाए तो उदयपुर। देखिए यहाँ आप एक चीज़ समझिए कि जो नॉर्मली जनजातीय लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। एक्चुअली में पहाड़ ऊंचे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बारिश अधिक होती है, तो वहाँ अधिक मात्रा में जंगल बन जाते हैं। तो नॉर्मली पहाड़ों 2 पहाड़ों 3 पहाड़ों के बीच में वो जो है आदिवासी रहते हैं, और बाकी जो हमारा मुख्य धारा है उससे वो कटे हुए रहते हैं। पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं तो निश्चित सी बात है, अगर हम ज्योग्राफी देख चुके हैं, आप ज्योग्राफी देख चुके हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ राजस्थान ज्योग्राफी, तो हमने वहाँ बताया हुआ है कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन जगहों पे अरावली पर्वतमाला जो है वो फैली हुई है, और बहुत सारे पहाड़ वहाँ पे स्थित हैं। इसलिए वहाँ पे पहाड़ अधिक मात्रा में, जंगल अधिक मात्रा में, तो निश्चित सी बात है उन्हीं क्षेत्र में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। बाकी हम दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार की साइड में जाते हैं तो वहाँ पे भी आदिवासी रहते हैं। थोड़ा बहुत आदिवासी अपने पूर्वी राजस्थान की साइड में जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में रहते हैं। अब वो मीणा जनजाति के लोग रहते हैं, क्योंकि मीणा जनजाति अभी अपने आप को बहुत डेवलप कर चुकी है, वो मुख्य धारा से जुड़ चुकी है, तो मीणा जनजाति जो है वो अपने मैदानी भागों में रहती है। बाकी ज़्यादातर अभी भी जंगलों में ही रहते हैं। डाटा कि भाई सर्वाधिक अगर पॉपुलेशन बात की जाए तो जिला उदयपुर, लेकिन परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो बांसवाड़ा, उनकी कुल परसेंटेज का 76% जो है वो बांसवाड़ा में रहता है आदिवासियों का। उसके बाद में अगर न्यूनतम की बात की जाए तो अगर हम रेगिस्तान साइड में जाते हैं तो वहाँ पे जंगल और पहाड़ नहीं दिखेंगे। तो न्यूनतम एसटी पॉपुलेशन होती है बीकानेर में, और परसेंटेज की बात की जाए तो नागौर में न्यूनतम प्रतिशत जो है वो आदिवासी यानी एसटी पॉपुलेशन रहती है। ओके, निवास का मैंने अभी बताया, पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में सर्वाधिक निवास करते हैं। राजस्थान के 4 भौगोलिक विभाजन होते हैं, दक्षिणी राजस्थान, हाड़ौती पठार, पूर्वी राजस्थान, उसके अलावा पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो मोस्टली जो है वो आदिवासी कहाँ पाए जाएंगे, दक्षिणी राजस्थान में। तो दक्षिणी राजस्थान में भील, गरासिया, डामोर पाए जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान इन द सेंस उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पे ये भील, गरासिया और डामोर पाए जाते हैं। हाड़ौती पठार क्षेत्र में 12 में सहारिया जनजाति प्रमुखता से पाई जाती है। उसके बाद में हम पूर्वी राजस्थान में बात करते हैं तो मीणा जनजाति जो है वो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में बड़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। बाकी अलावा पूरे राजस्थान में फैली हुई है। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है, स्पेशली भरतपुर में ही जो है वो सांसी जनजाति पाई जाती है। इसी तरीके से सहारिया जनजाति जो है वो 12 में पाई जाती है। बाकी अभी रोजगार की तलाश में लोग जो है वो बाहर अलग अलग शहरों में जा चुके होंगे, निश्चित सी बात है, लेकिन प्रमुखता जो पाई जाती है सहारियाओं की वो 12 में और सांसी की भरतपुर में पाई जाती है। पश्चिम राजस्थान में नाम मात्र जो है वो जनजातियाँ पाई जाती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि जनजाति रहने के लिए वहाँ पे सूटेबल एनवायरनमेंट और कंडीशन नहीं है। जनजातियों को रहने के लिए जंगल और जो है वो पहाड़ चाहिए, जो पश्चिमी राजस्थान में, रेगिस्तान में अवेलेबल नहीं है। एक की पॉइंट आपको याद रखना है, जनजातियों के शोध के लिए माणिक्यलाल आदिम शोध संस्थान बनाया गया था, और वो उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर साइड में ही जनसंख्या जनजातियों की अधिक है तो उदयपुर में ही बनाया जाएगा। माणिक्यलाल आदिम शोध संस्थान जो है वो उदयपुर में। ओके, अब हम थोड़ी थोड़ी एक्चुअली में भीलों की समस्याएं, गरासियों की समस्याएं और मीणाओं की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। अब ये जो समस्याएं, ये कुप्रथाएं, ठीक है, कुप्रथाएं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी जनजाति में अगर हमें समस्याएं देखनी है, ठीक है, तो समस्याएं एक तो हो सकती हैं बड़े लेवल पे आधारभूत समस्याएं, ठीक है,
और दूसरी होती हैं कि उनके अंदर चलने वाली कुप्रथाएं, जो पुराने समय पे कुरीतियाँ चली आ रही हैं, वो समस्याएं। तो इनमें जो है वो शब्दावलियाँ होती हैं। और यहाँ एक ओवरव्यू में तो पहले हम आधारभूत वाला देख लेते हैं, फिर कुप्रथाओं में आएंगे। ऐसे ही जब समाधान की बात करेंगे तो समाधान में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और सरकार के प्रयास, वहाँ के लोगों के क्या प्रयास हैं और सरकार को क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसे सजेशन के रूप में भी हम यहाँ देख लेंगे। तो आधारभूत जो है वो समस्याएं हम देखते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं इस जगह पे, जनजाति की प्रमुख समस्याएं, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स की प्रमुख समस्याएं। नॉर्मली बेसिक तरीके से आप देखिए कि कोई जनजाति उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर दो पहाड़ियों के बीच में रह रही है, जहाँ दूर दूर तक ना तो कोई सड़क है, ना पीने की कोई सुविधा है, ना कोई शिक्षा की सुविधा है, ना ही अस्पताल हैं 50, 60, 70 किलोमीटर तक। आप अखबारों में देखते होंगे आदिवासी लोगों को, अपने बीमार व्यक्ति को या तो कंधे पे बिठा के ले जा रहे हैं या किसी खाट पे लेटा के ले जा रहे हैं 50-50 किलोमीटर तक। तो इस सबसे बड़ी समस्या तो आधारभूत संरचना की है। ठीक है, आधारभूत ढांचे का अभाव है, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, आधारभूत ढांचे का विकास नहीं होना। ओके, उसके बाद में कुप्रथाओं का प्रचलन चल रहा है। ठीक है, यहाँ जैसे बाल विवाह होना, बहु विवाह होना, मृत्यु भोज होना और भी बहुत सारी कुप्रथाएं जिनको हम शब्दावलियों के रूप में देखने वाले हैं। अगला अशिक्षा, ये आधारभूत ढांचे से भी कनेक्ट कर सकते हो आप इसे, क्योंकि स्कूल ही नहीं खुले हैं तो वहाँ पे अशिक्षा है। दूसरा, स्कूल खुल भी जाते हैं तो वहाँ के लोगों की रुचि नहीं है, जागरूकता नहीं है उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे अशिक्षा है। लिटरेसी नाम मात्र है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़ भी लेते हैं तो 8वीं तक 10वीं तक लास्ट, उसके बाद में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए सरकार ने कोशिश की है, आश्रम स्कूल खोले हैं आदिवासियों के लिए, छात्रवृत्ति देते हैं, 10th 12th वाले स्कूल जो बच्चे पास कर लेते हैं उनके लिए जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। इवन इफ अगर आप जो है वो BA वगैरह या MA या PhD कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रांट भी दिया जाता है, मंथली आपको एक सैलरी भी दी जाती है। तो ये सरकार के द्वारा एक समाधान के रूप में कोशिश की गई है। समस्याएं की बात चल रही है तो थोड़ा सा मैंने समाधान बता दिया। अगली सबसे बड़ी समस्या जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में है नशे की लत होना। चूँकि आदिवासी जो लोग रहते हैं उनके पास में एक तरीके से पहनने का कोई ढंग नहीं होता है, वो पुराने तरीके से ही, अब तो चलो जो है वो पत्ते लपेट के नहीं रहते हैं, अब तो थोड़ा बहुत कपड़े तो पहन ही लेते हैं, नहीं पुराने समय पे तो अपने शरीर पे कहीं छोटे से हिस्से पे पत्ते लपेट लिए जाते थे, तो उसी तरीके से रहते थे। उनके पास में घर भी नहीं होते थे, काम करने के लिए कोई जुगाड़ नहीं होता था। कृषि वो स्थानांतरित कृषि करते थे, जिसे हम झूम कृषि कहते थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो लोग जो है थोड़ा सा जो है वो उनकी जीवन तो कठिन है, दो चीज़ होती है, जीवन कठिन है, उसके अलावा वो आलस्य में भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारी तरह या आपकी तरह जो मुख्य धारा में जुड़े हैं उनकी तरह उनका जो शेड्यूल है वो प्रॉपर नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे जगना है, भजन ध्यान करके फिर नहाना धोना है, फिर स्कूल जाना है, फिर वापस आके ये घर के काम करने हैं, शाम को फिर होमवर्क करना है और सो जाना। इस तरीके का उनका शेड्यूल नहीं है, वो रैंडम शेड्यूल है। अब रैंडम शेड्यूल जो होता है उसमें बहुत सारी जो है वो कुप्रथाएं आ जाती हैं, बहुत सारी बुराइयां अपने आप जो हैं वो आ जाती हैं। तो सबसे बुरी बुराई में से एक है वहाँ नशे की लत लगी हुई है, बहुत बुरे तरीके से नशे की लत लगी हुई है। पूरा गांव का गांव ड्रग एडिक्टिव होता है। ठीक है, पहले तो क्या होता था, वहाँ लोकल एक पेड़ होता है महुआ का पेड़, उस महुआ के पेड़ से जो है वो शराब बनाई जाती थी। तो महुआ के पेड़ से जो शराब बनाई जाती थी उसका सभी लोग सेवन करते थे, इवन इफ उन्होंने उस शराब को जो है वो अपने देवी देवताओं के रूप में, पूजा करने के रूप में उसे एक्सेप्ट कर लिया था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूसरे नशे भी उनके पास पहुंच रहे हैं, लाइक इस जो आता है अफीम आता है, उसके अलावा चरस, गांजा, ये सब जो है वो उनके पास पहुंच रहे हैं। और ड्रग एक ऐसी चीज़ है, एक बार लत लग गई तो फिर उसके बाद में वो छूटती नहीं है। चूँकि आदमी ड्रग करता है तो निश्चित सी बात है यहाँ पे ऑटोमेटिक बेरोजगार है, गरीब है, ड्रग का नशा कर रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है, तो सीधी सीधी बात है वो क्राइम करने के लिए जाएगा, और क्राइम करेगा तो पूरे के पूरे समाजों में वहाँ पे अपराधीकरण बढ़ गया है। और ये अपराधीकरण भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है आदिवासी जनजातियों के लिए। तो ये प्रमुख समस्याओं में नशे की लत और अपराधीकरण। ठीक है, बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं ये हमने देख लिया, ये आधारभूत ढांचे में ही आ जाती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बात कर ली बिजली, स्कूल, अस्पताल, तो ये जो है वो आधारभूत ढांचे में आ जाती है। स्वास्थ्य सुविधाएं इन द सेंस कि वहाँ पे कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो या तो वो पड़ा रहेगा, 10 दिन तक बुखार में पड़ा रहेगा,
क्योंकि 50 किलोमीटर तक हॉस्पिटल नहीं है और हॉस्पिटल जाने से वो आदमी डरता भी है, वो आदमी उसके परिजन डरते हैं हॉस्पिटल जाने, क्योंकि मुख्य धारा से जुड़ना थोड़ा सा जो है वो टफ होता है उनके लिए, क्योंकि उनकी कल्चर अलग है, मुख्य धारा की कल्चर अलग है, तो वो जाते ही नहीं है। हो सकता है वो उनके पास में पुरानी जड़ी बूटियों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा की भी आवश्यकता है। बुखार चढ़ गया, 10 दिन में सही नहीं हुआ तो 15-20 दिन कंटिन्यूस चलेगा, मे भी हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। अगली बात, 50 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, अब उसको लेके कैसे जाएं? ठीक है, रोड नहीं है, वाहन नहीं है, कैसे लेके जाएं? उनको लेके जाने वाले परेशान हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की सबसे बड़ी कमी है। आदिवासी लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो ऑटोमेटिक कम रहती है। कारण क्या है? कम उम्र में ही उनकी मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँची हैं। जितनी अधिक मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचेंगी, रहने सहने का ढंग में इम्प्रूवमेंट होगा, जीवन प्रत्याशा अपने आप बढ़ती जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप बढ़ती जाएगी। जैसे कि आज के समय पे हमारे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो करीब करीब 69 या 70 साल के आसपास पहुंच चुकी है। आज़ादी के टाइम पे हम सिर्फ 45 और 50 साल के बीच में ही जी पाते थे। आज के टाइम पे आधारभूत संरचनाओं का विकास हो चुका है, हॉस्पिटल्स वगैरह, रोड वगैरह, कनेक्टिविटी अच्छी हो चुकी है, तो कोई बीमार होता है तो तुरंत उसे हॉस्पिटल जो है वो एडमिट करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्याओं में से है, नशे की लत, अपराधीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक प्रॉब्लम जो होती है वो भूमि का अभाव होना। अंग्रेजों ने 1927 में एक कानून बनाया था, वन अधिकार कानून करके, तो उसमें अंग्रेजों ने आदिवासियों से पूरे जंगल छीन लिए थे। वैसे जंगलों पे हक जो है वो पुराने समय से आदिवासियों का रहा है। वो उन जंगलों की जो है वो चप्पा चप्पा जानते हैं, उनमें कौन सी औषधियों का होता है, कौन सा वहाँ फल फ्रूट होते हैं, कौन सी खेती की जा सकती है, वो पूरे अच्छे तरीके से उसे जानते हैं। अंग्रेजों ने जब कानून बनाया तो उन्होंने बोला कि जंगल पे कहीं पे भी इवन एक लकड़ी काटने तक का अधिकार नहीं है आदिवासियों को। तो ना तो आदिवासियों के पास में कोई भूमि रही और ना ही बाकी वनोत्पाद, वनों से निकलने वाले उत्पाद, उन पे कोई उनका कंट्रोल रहा। तो आदिवासी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो गई और इससे बहुत लंबे समय तक जो है वो आदिवासी लोग परेशान रहे। अब जब ज़मीन ही नहीं होगी तो फिर वो खेती कहाँ करेंगे, और खेती नहीं करेंगे तो पैसे का कोई सोर्स है नहीं। ऐसा तो है नहीं वहाँ कि वहीं फैक्ट्री चल रही होंगी, वहाँ सेवा क्षेत्र, आईटी सेक्टर चल रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट, एमएनसी चल रही होंगी, तो वहाँ पे खेती नहीं है तो वो निश्चित सी बात है उनके पास में पैसे का कोई भी स्रोत नहीं है, तो वो गरीब होंगे तो निश्चित सी बात है अशिक्षित होंगे, उसके अलावा वो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे और उनकी जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो गरीबी, बेरोजगारी, ये समस्या ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, ज़मीन है नहीं, स्किल उनके पास है नहीं, तो बाहर जाके क्या काम कर सकते हैं जब स्किल ही नहीं है उनके पास में। तो ये प्रमुख समस्या है। उसके अलावा ऋणग्रस्तता, ये पुराने समय पे भी थी, साहूकारों के थ्रू थी और अभी भी थोड़ा बहुत बैंकों की तरफ जो है वो उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन आधार के थ्रू जो है वो सबके लिए बैंक खाते खुलवाएं, लेकिन अभी भी लोन से जो है वो बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से डेप्ट में फंसे हुए हैं। नॉर्मली उन्हें कोई शादी करनी होती है, कुछ फंक्शन करना होता है या किसी की बीमारी का इलाज कराना होता है, बच्चे को पढ़ाना होता है, ये अपनी मुख्य धारा के जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ में भी होता है ऋणग्रस्तता वाला सिस्टम, कि कोई गरीब व्यक्ति है, उसे अपने बच्चे को पढ़ाना है, शिक्षा के लिए मान लीजिए कर्ज ले लिया 1 लाख, या उसने अपना घर बनाने के लिए, भैंस लेने के लिए 1 लाख का कर्जा ले लिया मान लीजिए। अब क्या होता है कि सामने वाला जो है वो ब्याज का डंडा चलाता है और जो ब्याज होती है नॉर्मली जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे 24% या 36% होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 48% तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो वो ब्याज इतनी तीव्र गति से, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ली जाती है, इतनी तीव्र गति से बढ़ती है कि वो सामने वाला उसकी ओरिजिनल ब्याज को ही नहीं चुका पाता है। मूलधन तो दूर की बात है, मंथली अगर इंस्टॉलमेंट में देखा जाए तो उसकी ओरिजिनल ब्याज को ही नहीं चुका पाता है। तो फिर क्या होता है, जो साहूकार जिसने वहाँ पे पैसा दिया है उसके लिए, वो साहूकार या तो उसके ज़मीन को हड़प लेगा या उसके घर को हड़प लेगा या उसके घर में कोई साधन है उसको हड़प लेगा। नहीं है कुछ भी तो उस व्यक्ति को जिसने पैसा लिया है उसे अपने घर पे बंधुआ मजदूर बना लेगा। बंधुआ मजदूर इन द सेंस कि जो मजदूर काम कर रहा है उसे बांध लिया गया है, उसको जो काम किया जा रहा है उसके बदले में वेतन नहीं मिलने वाला है। यानी जो साहूकार है वो उसे अपने किसी भी काम में लगा सकता है और उसे एक भी पैसा नहीं देने वाला, उसे बोला जाता है बंधुआ मजदूर। तो ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद में भौतिक सुविधाओं का अभाव, ये तो नॉर्मल सी बात है ही।
कुछ आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है वहाँ पे, तो फिर भौतिक सुविधाएं तो होंगी नहीं। इवन एक मोबाइल वगैरह ये सब टावर वगैरह, बिजली वगैरह, पानी की सुविधा, ये सब वहाँ पे है ही नहीं, तो निश्चित सी बात है ऑटोमेटिक ही वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं जनरेट होंगी ही। एक सबसे प्रमुख समस्याओं में से ये समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा भी जाए कि भाई जनजातियों की समस्याएं बताइए, तो ये वाली समस्या ज़रूर मेंशन करना, आइडेंटिटी क्राइसिस। जनजातियों को पहचान का संकट है। बोले सर पहचान का संकट कैसे? एक्चुअली में जनजातियाँ फंस गई हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। जनजातियों को तो अपना इतिहास याद नहीं रहा, क्योंकि वो किताबों में लिखित पढ़ित नहीं करते हैं। जनश्रुति के आधार पे कोई दादा बताता है, बेटा बताता है। अब वो लंबे समय तक तो उतना रहता नहीं है कि आज से 1000 साल पहले तुम कौन थे, 2000 साल पहले कौन थे, ठीक है, वो बीच बीच में चेंज होता रहता है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस में मुख्य धारा के जो लोग हैं वो कुछ भी उनका इतिहास लग देते हैं, तो वही उसे मानना पड़ता है, क्योंकि वो खुद लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो तो उतना रिसर्च नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है, और इस आइडेंटिटी क्राइसिस में फ़ायदा उठाने वाले लोग आ गए हैं, जैसे कि नक्सलवादी लोग आ गए हैं। नक्सलवादी लोग यानी जो कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट थ्योरी को बिलीव करते हैं, और वो इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी बंदूक की नली से ही सत्ता निकलती है। तो नक्सलवादी जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं वो सब आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, यहाँ पे अधिक मात्रा में जंगल हैं और आदिवासी लोग हैं। उन आदिवासी अशिक्षित लोगों को नक्सलवादी लोग जो है वो उनका दिमाग को, माइंड को वाश करते हैं। माइंड वाश करने के बाद में उन्हें भ्रमित करते हैं और उन्हें कम्युनिस्ट नक्सलवादी बंदूक उठाने वाले बना देते हैं। अब निश्चित सी बात है कि आप नक्सलवादी बन गए और सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हो, तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेने वाली है। इवन एक मुख्य धारा की जो जातियाँ होती हैं वो भी उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। एक शब्द आता है जिसका नाम है सुलवा जुडम, ठीक है, सुलवा जुडम, ठीक है। ये इस तरीके से शब्द है, अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो ध्यान रखना, सुलवा जुडम। इन द सेंस कि ऐसा होता है कि जो अपने जहाँ पे नक्सलवादी पहुँच गए थे, आदिवासियों ने बंदूक के हथियार उठा लिए थे और वो बंदूक के गोली के थ्रू भूमिहार लोगों को या बड़ी बड़ी जाति के लोगों को मारने लग गए थे। तब अन्य जातियों ने, बड़ी जातियों ने, लाइक वहाँ जो भी भूमिहार होंगे या वहाँ पे जो यादव होंगे या कुर्मी होंगे, उन्होंने अपनी एक जातीय पंचायत बनाई, उसका नाम दिया सुलवा जुडम। और ये जातीय पंचायत क्या करती थी, ये आदिवासी लोगों को मारती थी। अब क्या हो गया कि आइडेंटिटी क्राइसिस 3 तरीके से हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस 3 तरीके से कैसे हुआ कि ये आदिवासी व्यक्ति, ठीक है, ये आदिवासी व्यक्ति, ओके। अब इस आदिवासी को खुद का इतिहास तो पता ही नहीं, ठीक है, कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, ये तो इसे खुद को पता ही नहीं है। अब इसे 3-4 तरफ से घेरने वाले आ गए। इधर से आ गए नक्सली लोग, ठीक है। नक्सली लोग बोलेंगे कि सरकार तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे जंगलों को छीन रही है और तुम्हारे ऊपर शोषण कर रही है, तो नक्सली लोगों ने इधर घेर लिया। दूसरा सुलवा जुडम आ गया, ठीक है, ये अपनी ऊंची जो जातियां हैं, भूमिहार, कुर्मी, यादव, इनके द्वारा बनाई गई जाति पंचायत होती है। तीसरा आ गई सरकार, ठीक है। अब ये तीनों तरफ से घिर गए हैं, इनको ये सुलवा जुडम वाले भी पीट रहे हैं, मार रहे हैं। नक्सली वाले बोल रहे हैं कि तुमने अगर सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ में रहे या सर हमारे खिलाफ मुखबरी की तो हम तुमको मारेंगे। और सरकार भी इनको जो है वो बार बार ढूंढती है कि तुम्हारे यहाँ पे नक्सली आए थे, तुमने बताया नहीं। इस तरीके से ये आदिवासी लोग जो है वो पिस गए। तो आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत बुरी हो रही है वहाँ पे। बाकी अगला एक और आते हैं ईसाई मिशनरी, चूँकि ये मुख्य धारा के हिंदू धर्म से शुरुआत से कटे हुए थे। बाकी ये शुरू से ही हिंदू हैं, क्योंकि ओरिजिनली ये भारत के एबोरिजिनल हैं, तो भारत की सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं। लेकिन जंगलों में रहने के कारण इन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली थी। तो अंग्रेज़ों के टाइम पे ईसाई मिशनरी आए और ईसाई मिशनरियों ने इनको कन्वर्ट करना शुरू किया, तो इनकी आइडेंटिटी खत्म होती चली गई। अब इनको ईसाई बना दिया गया। अगर हम देखें पूर्वोत्तर वाले राज्यों में, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन राज्यों में अधिकतर जो है वो ईसाई पॉपुलेशन है। और वो इसका कारण क्या है कि वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनको ईसाई मिशनरियों के द्वारा पिछले 50-100 सालों में कन्वर्ट कर दिया गया और टोटली हिंदू से उन्हें ईसाई बना दिया गया। तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस में अभी आदिवासी लोग गुजर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी समस्या पूछी जाए तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाली समस्या आपको ज़रूर बतानी है, ओके।
क्या हुआ प्रॉब्लम? एक तो ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर नक्सलवाद की समस्या जो है उससे परेशान है। बाकी ये आपको लिखना है, हमारे राजस्थान में ईसाई मिशनरियों ने बहुत प्रयास किया लेकिन उतने सफल नहीं हो पाए। उसके अलावा नक्सलवादियों ने भी बहुत प्रयास किया नीचे की साइड में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र में जनजातियों को जो है वो ब्रेन वॉश करने का, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी ये समस्या तो है आइडेंटिटी क्राइसिस की, जहाँ पे भी आदिवासी लोग रहते हैं उनको पहचान का संकट है। अब वो दोनों तरीके से पहचान खोते जा रहे हैं, पुराना इतिहास भी खत्म होता जा रहा है और अगर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं तो फिर अपने रूट से कटते जा रहे हैं वो। ओके, तो पहचान का संकट उनके साथ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ जनजातियाँ, मान लीजिए कि आरक्षण दिया गया एसटी ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए 12%, 13% आरक्षण दिया गया, तो हमारे राजस्थान में सबसे जो आगे निकली हुई जनजाति है वो मीणा जनजाति है। ये आप सबको पता ही है नॉर्मली। तो मीणा जनजातियों ने अपने आप को उत्थान किया, उन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई, तो सभी मीणा समाज के बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने लगे। तो ज़्यादातर जो नौकरियां हैं उनमें मीणा समाज के बच्चे चले गए। क्योंकि बाकी जो जनजातियां हैं वो बाकी जनजातियां जो हैं वो अपने आप को उतना एवॉल्व नहीं कर पाई, अपने आप को जो है वो शिक्षा के प्रति जागृत नहीं कर पाई, तो फिर वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए। क्योंकि आरक्षण का लाभ तो फिर लास्ट में तो कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा अन्य जनजातियों के साथ में। तो उन जनजातियों में एक दो जनजातियां जो हैं वो आगे निकल जाती हैं और बाकी जनजातियां आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठा पाती हैं। तो बस ये प्रमुख समस्या हैं। मैं अगर इन्हें रिवाइज कराना चाहूँ तो आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं। पहली समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, ये 4 चीज़ें हो गई। दूसरी समस्या वहाँ पे प्राचीन कुप्रथाएं हैं। उसके बाद में अशिक्षा तो वहीं पे आ गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, नशे की लत दूसरी समस्या, अपराधीकरण तीसरी समस्या, भूमि का अभाव चौथी समस्या, उसके बाद में पहचान का संकट पांचवी समस्या, और छठवां कुछ जनजातियां ही जो है वो आरक्षण का लाभ ले पाती हैं। बाकी समस्याएं ऑटोमेटिक इनसे निकल रही हैं। भूमि का अभाव है तो गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, ऋणग्रस्ता होगी, बंधक मजदूर बनेंगे, ये सब जो है वो एक साथ में निकल के आ रही हैं। ओके, स्वास्थ्य सुविधाएं आधारभूत से निकल के आ गई। ठीक है, अशिक्षा भी आधारभूत से निकल के आ गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखना है, नशे की लत याद रखना है, भूमि का अभाव याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये पहचान का संकट याद रखना है और आरक्षण का लाभ कुछ ले पाते हैं, और अपराधीकरण, इसे आप जो है वो ड्रग से जो है वो कनेक्ट भी कर सकते हो कि अगर आप ड्रग एडिक्टिव हैं, पैसा है नहीं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो निश्चित सी बात है आप जो है वो अपराध करेंगे, चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सब काम करने वाले ही होंगे। ओके, तो अब हमें यहाँ पे कुछ कुप्रथाएं जो हैं वो जनजातियों की जो हैं वो जनजाति वाइज देख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीणा जनजाति से। ओके, यहाँ पे आप भील समस्या देखते हैं। ठीक है, भीलों की कुछ कुप्रथाएं हैं जैसे कि मौताना। तो किसी व्यक्ति की अगर अकाल मृत्यु हो जाती है दुर्घटना या लड़ाई से, तो उसके परिजनों द्वारा लिया जाने वाला मुआवजा क्या कहलाता है? मौताना। इन द सेंस कि मौत हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, अब मौत के पैसे दे दो, ये होता है मौताना। ये भी अपने आप में कुप्रथा ही मान सकते हैं इसे। मान लीजिए कि 2 आदिवासी लोगों में लड़ाई हो रही है, तो उन्हें क्या है कि जेल जाने का डर नहीं है, उन्हें जो है वो कानून का डर नहीं है। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए कि 2 आदिवासी इनमें लड़ाई हो रही है। ठीक है, 2 आदिवासियों में लड़ाई हुई, अब ये वाला थोड़ा भारी पड़ गया, इसने ऐसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसे लड़ाई के टाइम पे जो है वो कानून का डर नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि इनकी पंचायत बैठेगी और इसे कहीं ना कहीं इसके घर वालों को कुछ 2 लाख 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जेल नहीं जा पाएगा क्योंकि पंचायत सिस्टम बैठा हुआ है। तो ये प्रॉपर उसको फॉलो करेंगे मौताना प्रथा को, तो फिर ये जो है वो अदर पुलिस व्यवस्था से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये मौताना प्रथा है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो आप उन्हें 2-3 लाख रुपए देके राजीनामा करके जो है वो मौत का हर्जाना देना होता है उसके परिजनों को एक तरीके से। तो इसे क्या बोला जाता है? मौताना प्रथा। उसके बाद में यहाँ पे एक शब्द और ध्यान रखना कि बढ़ोतरा, मौताना की वसूली गई राशि जो मात्रा होती है, बोले अगर कार एक्सीडेंट में कोई वहाँ पे आदिवासी लोग मरे हैं तो उसको अगर मान लीजिए कि 5 लाख रुपए देने हैं उसके परिजनों को, तो वो 5 लाख क्या कहलाती है? बढ़ोतरा। ठीक है, यानी मौताना की जो राशि दी गई है उसे क्या बोला जाता है? बढ़ोतरा कहा जाता है। उसके बाद में एक समस्या है दापा समस्या। तो दापा क्या होता है? विवाह के समय लड़के के पिता के द्वारा लड़की के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। दापा इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे जो दहेज प्रथा चलती है ना, उसका अपोजिट मान लीजिए आप एक तरीके से दापा को। इन द सेंस हम क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि आप शादी करते हैं, दहेज के रूप में क्या होता है कि आपको कन्या वाले पैसा देते हैं। अब यहाँ दापा प्रथा में क्या हो रहा है
कि दापा प्रथा में लड़के वालों को लड़की वालों के लिए लड़की का मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये दापा प्रथा होती है। विवाह के समय लड़के के पिता द्वारा लड़की के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। उसके अलावा काटा प्रथा विलोम पाई जाने वाली ये मृत्यु भोज की परंपरा है। तो मृत्यु भोज जो है वो अपने आप में कुप्रथा ही शामिल होती है। उसके अलावा सागडी हाली प्रथा, मैंने बताया था कि अगर ऋणग्रस्तता में आ गए तो उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। और बंधुआ मजदूर की जो प्रथा है, गरीबी के कारण बंधुआ मजदूर बना लेना, उसे सागडी या हाली प्रथा कहा जाता है। ये RS मेंस में 2 मार्च में पूछा गया था, सागडी प्रथा क्या है। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता के कारण जनजाति आदिवासी लोगों को ऋणग्रस्तता या गरीबी के कारण उन्हें साहूकारों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। तो उसे सागडी या हाली प्रथा कहा जाता है। हाली यानी हल जोतने वाला होता है, उसे हाली कहा जाता है। तो बंधुआ मजदूर को दिन भर हल जोतवाओ, 1-2 रोटी दे दो, पैसा नहीं देना है। ठीक है, बस इसमें याद रखना। बंधुआ मजदूरी में क्या होता है कि जो कार्य किया है, मान लीजिए उसने सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे काम किया है, अगर वो यही काम किसी दूसरी जगह या किसी भी कंपनी में करने जाता तो उसे इसके 500 रुपये या 1000 रुपये मिलते। लेकिन बंधुआ मजदूरी में 1 पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 रोटी मिल सकती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ बातें गरासियाओं की समस्याओं के बारे में। देखो, आटा साटा प्रथा एक प्रकार की विनिमय विवाह होता है। आटा साटा इन द सेंस कि मान लीजिए कि एक परिवार है, इस परिवार में एक लड़का, ठीक है, और एक लड़की है। ओके, ये लड़की है। ऐसे ही अपोजिट दूसरा परिवार है। ठीक है, ओके, यहाँ पे दूसरा परिवार है, इसमें भी एक लड़का और एक लड़की है। तो आटा साटा इन द सेंस क्या होता है कि अगर ये लड़का इस लड़की से शादी कर ले दूसरे परिवार के, तो इधर वाला लड़का इस वाली लड़की से शादी करवा देते हैं। यानी तुम हमारी बेटी ले लो, तुम्हारे बेटे के साथ शादी कर देते हैं, तुम तुम्हारी बेटी दे दो, हमारे बेटे के साथ शादी कर दो। ये होता है आटा साटा या विनिमय प्रथा। ठीक है, तो ये होती है गरासिया समुदाय में। ठीक है, उसके बाद में कांदिया एक तरीके से मृत्यु भोज होता है। तो पूछ लिया जाए तो गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को कांदिया कहा जाता है। उसके अलावा गंजारी, ये जातीय भोज होता है, जाति को पूरी को भोज करना पड़ता है, तो वो गंजारी कहा जाता है। नाता विवाह और खेड़ा प्रथा भी होती है यहाँ पे। नाता विवाह जो है वो अपने दक्षिणी राजस्थान में सभी जनजाति इवन अब जातियों में भी होती है। बाकी जो मुख्य धारा की जातियां हैं उनमें भी नाता प्रथा का प्रचलन है पुराने समय पे, क्योंकि आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो करना। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है संस्कृतिकरण, और विसंस्कृतिकरण कहलाता है ऊपर से नीचे की तरफ आना। ठीक है, तो बहुत सारी जो ऊंची जनजातियां हैं वो उन्होंने भी नाता प्रथा को पुराने समय से क्योंकि कनेक्ट हैं तो उन्होंने भी अपना लिया था। क्या होता है नाता प्रथा? नाता प्रथा में क्या होता है, जब कोई युवती अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ चली जाती है तो उसे नाता प्रथा कहा जाता है। ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब मान लीजिए कि उस शादीशुदा महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ में प्रेम प्रसंग है और अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, उसे छोड़ के जाना चाहती है, तो जा सकती है, आसानी से जा सकती है। ठीक है, और छोड़ के चली जाएगी। बच्चों को अपने पुराने पति के पास ही छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब छोड़ के जाएगी तो यहाँ पे एक प्रथा होती है छेड़ा पाड़ना। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे ये झगड़ा चुकाना भी प्रथा होती है। इसी के साथ में मान लीजिए उसे झगड़ा चुकाना वाला प्रथा होती है। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से नाता प्रथा या झगड़ा चुकाना वाले में, कि जब वो जो दूसरा व्यक्ति उसे लेकर के जा रहा है उस व्यक्ति को पुराने पति को कुछ पैसा देना होता है कि 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, मैं तुम्हारी वाइफ को लेकर के जा रहा हूँ, अपने साथ में रखूँगा। ठीक है, नाता प्रथा, झगड़ा प्रथा, झगड़ा चुकाना और छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना क्या होता है? छेड़ा फाड़ना आसान है, एक तलाक की प्रक्रिया है जिसमें पति द्वारा दुपट्टे का छोटा भाग फाड़कर पत्नी के हाथ में दिया जाता है, चलो भाई अब हमारा तलाक हो गया। तो यहाँ पे प्रोसेस जो है वो छेड़ा प्रथा में पति कर रहा है इनिशिएट। ठीक है, पति जो है वो अलग होना चाह रहा है अपनी बीवी से, तो वो क्या करेगा, तलाक प्रथा के अनुसार वहाँ पे अपना दुपट्टा जो है पत्नी का, उसका एक दुपट्टा एक हिस्सा फाड़ के, एक छोटा सा हिस्सा फाड़ के पत्नी के हाथ में थमा देगा। तो फिर बोल दिया जाएगा कि आपका तलाक हो गया, अब तुम अपने हिसाब से जाओ, मैं अपने हिसाब से। नॉर्मली जैसे नाता प्रथा में जो युवती दूसरे व्यक्ति के साथ में जा रही है, तब वो बच्चों को
पुराने पति के साथ में ही छोड़ के जाएगी। और ये झगड़ा चुकाना दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो अगर छोड़ के जा रही है तो नए पति को पुराने पति को देना होता है। उसके अलावा जब कोई पुरुष किसी युवती को प्रेम संबंध में भगाकर ले जाता है तो जातीय पंचायत उस पुरुष से मुआवजा वसूलती है। उसे क्या बोला जाता है? झगड़ा चुकाना। ठीक है, आपने झगड़ा किया है, प्रेम संबंध में तुम भगा के ले गए हो, तो अब आओ पंचायत आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख का जुर्माना देना होगा। और किसको देना पड़ेगा? या तो उसके परिजन होंगे और या पुराना पति होगा, उसको देना पड़ेगा। मीणाओं में एक समस्या होती है मौसर, मृत्यु के बारे में दिन किया जाने वाला बोझ होता है। तो यहाँ की मैंने आपको ये सारी राशियों की बता दी। मीणाओं की एक समस्या मौसर, मृत्यु के बारे में दिन जो है वो किया जाने वाला बोझ मौसर कहलाता है। झगड़ा चौकाना बता दिया, नाता प्रथा बता दिया, छेड़ा प्रथा, कुकड़ी प्रथा भी वहाँ पे चलती है वर्तमान में भी। ये अपने बहुत सारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ये इवन मुख्य धारा के लोगों की सोच में मेंटलिटी बना होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रथा नहीं है, गलत प्रथा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे स्त्री की कौमार्य का परीक्षण किया जाता है कुकड़ी प्रथा के अनुसार। ठीक है, तो ये भी अपने आप में कुप्रथा है। ठीक है, आप कौमार्य का परीक्षण नहीं कर सकते, बायोलॉजिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं किया जा सकता। भेदभाव भी किया जाता है। मीणा जो समुदाय है वो 2 भागों में बटा हुआ है। 2 बड़ी बड़ी उनकी जो है वो जमात बोल सकते हैं। तो जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा होते हैं। तो जमींदार मीणा जो है वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, यानी इन द सेंस जमींदार मीणा के पास में खेत होता है। चौकीदार मीणा पुराने समय पे जो है वो चौकीदारी का काम करते थे, तो उन्हें चौकीदार मीणा कहा जाता है। तो जमींदार बड़ा मानते हैं, चौकीदार वालों को नीचा मानते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ में ऊंच नीच भी करते हैं कि तुम जमींदारों के साथ में, जमींदार जो है वो चौकीदारों के साथ में अपने संबंध नहीं करते हैं, शादी विवाह भी नहीं करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो मीणाओं की समस्या है। बाकी कुप्रथाएं हैं। अपना आर्ट कल्चर का जो लेक्चर होगा, अपना ज्योग्राफी का जो लेक्चर होगा, आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको उनकी सामाजिक कंडीशंस देखेंगी, जिसमें आप वहाँ देख पाएंगे कि सामाजिक जीवन कैसा है, वहाँ के मुखिया को क्या बोला जाता है, पटेल बोला जाता है या कुछ और बोला जाता है। उसके अलावा वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं उनके नाम क्या हैं, कू क्या है, पाल क्या है, इस तरीके की बहुत सी शब्दावलियाँ हैं। वो सामाजिक संरचना आर्ट कल्चर और ज्योग्राफी में कवर होती हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है क्लियरली समस्या और समाधान। तो फोकस समस्या और समाधान पे करो ना, क्योंकि एग्जाम में पेपर समस्या और समाधान से ही आएगा। ठीक है, बाकी सामाजिक संरचना, उसके अलावा वहाँ पे कौन से नृत्य किए जाते हैं, कौन से गीत गाए जाते हैं, किस तरीके का खान पान होता है, कौन से कपड़े पहनते हैं, ये सब हम वहाँ आर्ट कल्चर में भी देख लेंगे। तो वहाँ के लिए मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं, लाइक सामाजिक संरचना वाला, जिसमें हम वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के कपड़े पहनने का तरीका, वहाँ के डांस कौन से होते हैं, वहाँ के कौन से गीत गाए जाते हैं। उसके अलावा जो है उसमें जनजातियों से रिलेटेड कुछ और शब्दावलियाँ हो सकती हैं जो हम वहाँ पे देख लेंगे आर्ट कल्चर में। ओके, कुछ अन्य शब्दावलियाँ यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, एक शब्द आता है टोटम। टोटम क्या होता है? आदिवासी लोगों के द्वारा एक प्रतीक चिन्ह को या तो अपने शरीर पे बांधा जाता है या अपने घर रखा जाता है, उसे पूजा जाता है और उसे ऐसा माना जाता है कि मैं इस प्रतीक चिन्ह को पूज रहा हूँ तो निश्चित सी बात है मैं जो भी काम करने जाऊँगा उसमें सफलता मिल जाएगी। तो ये आदिवासियों का एक लोकल देवता के रूप में होता है, उसे क्या बोला जाता है? टोटम। तो आदिवासियों का कुल देवता होता है। इसमें ज़्यादातर जीव या वृक्षों को प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा जाता है। टोटम का प्रतीक हर विपत्ति में लोगों की रक्षा करता है। उसके बाद में ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह नॉर्मली गरासिया ट्राइब में होता है। बरपत समाज के पंचों द्वारा तय की गई मूल्य पंचों को वैवाहिक भेंट के रूप में चुकाकर वर द्वारा पसंद कन्या को अपने घर ले जाता है। इसमें सगाई फेरे आदि रस्में नहीं होती। यानी गरासिया जनजाति में ऐसा होता है कि लड़के ने किसी लड़की को पसंद कर लिया, में भी हो सकता है कि लड़की वाले पंचायत बुला लें या पंचायत हो रही है तो वहाँ पे क्लियरली एक लड़का बोल देगा कि भाई साहब हम इस लड़की को पसंद करते हैं। तो फिर जो पंच बैठे हुए हैं वो बोलेंगे कि इस लड़की का जो है वो आपको इतना मूल्य चुका के इधर देना पड़ेगा इसके परिजनों को। तो बोल ठीक है दे देते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको ना तो कुछ सगाई या ना रस्में करनी पड़ेंगी, सीधा पैसे चुकाए लड़की को ले जाओ, बात खत्म। ताड़ना विवाह ऐसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ क्या है? सगाई फेरे आदि रस्में नहीं होती हैं। रस्म के लिए वो शादी के लिए पैसे चुका दिए, लड़की को ले जाओ, बात खत्म। चीर वापसी, एक शब्द आता है चीर वापसी। भील जनजाति अपने मृत पूर्वजों की पत्थर या लकड़ी की मूर्ति प्रतिष्ठित करते हैं, जिसे चीर वापसी कहा जाता है। भील जनजाति अपने मृत पूर्वजों की पत्थर या लकड़ी की मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं। नॉर्मली भील जनजाति में, बाकी जनजातियों में भी ऐसा होता है। क्या किया जाता है कि उनके जो पूर्वज मर चुके हैं उनकी वो प्रतिमा के रूप में एक पत्थर का प्रतिमा, एक सिर्फ प्रतीक चिन्ह के रूप में पत्थर या एक लकड़ी उसको लगा लेते हैं और उसे पूजते रहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? चीर वापसी।
ऐसे ही एक शब्द और आता है घोड़ा वापसी। जनजाति में अपने कोई मनोकामना पूर्ण होने पर मिट्टी के बने कलात्मक घोड़ों की पूजा कर अपने इष्ट देवता को चढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि किसी इष्ट देवता को वो मानते हैं, अपने अलग अलग इष्ट देवता हो सकते हैं, इवन एक गाँव के लेवल पे भी इष्ट देवता हो सकते हैं। तो वो जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं वहाँ जाके पहले वो मनोकामना करते हैं कि मेरे पास में बच्चा हो जाए, मतलब जो भी उनकी मनोकामना होती है कि मेरा घर बन जाए, मेरा बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ ले, अलग अलग मनोकामनाएं हो सकती हैं। उन मनोकामनाओं की पूर्ण होने पर वो जो व्यक्ति जिसने मनोकामना करी थी वो क्या करेगा, एक लकड़ी का घोड़ा बनाएगा और उस कुल देवता को अर्पित कर देगा। इसे क्या बोला जाता है, घोड़ा वापसी। यहाँ पे भील पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले मैंने कपड़े डाल दिए, बाकी तो ये अपने आर्ट कल्चर और ज्योग्राफी में देखा जाएगा। जैसे फेंटा पहनते हैं, सिर पे बांधे जाने वाला लाल और केसरिया स्वापा होता है फेंटा। खोयतू, भीलों द्वारा कमर में पहने जाने वाली लंगोटी जो होती है उसे खोयतू बोला जाता है। ठेपड़ा, कमर में घुटने तक पहने जाने वाली तंग धोती जो होती है वो ठेपड़ा बोला जाता है। पोत्या, सर पर पहने जाने वाला सफ़ेद साफा, इसे पोत्या भी कहा जाता है। बाकी उधर की साइड में ये लेक्चर ज्योग्राफी में मैं ही कराऊंगा, तो मैंने कराया हुआ है तो वो आप देखेंगे तो वहाँ आपको निश्चित सी बात है ये सब सामाजिक संरचना अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। कपड़ा और डांस वगैरह ये सब वहाँ क्लियर समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा टापरा या कू, भीलों के घर को टापरा या कू कहा जाता है। भराड़ी, भीलों की लोक देवी को जो है वो भराड़ी कहा जाता है। भोपा, भील जनजाति में झाड़ फूँक करने वाले व्यक्ति को भोपा कहा जाता है। और भगोरिया विवाह, युवक युवती द्वारा भाग कर किया गया, दो युवक युवती भाग गए तो उनके द्वारा जो किया गया विवाह होता है, भगोरिया नाम से पता चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको समस्याएं बता दी, क्लियर समस्याएं भी दो तरीके से बताई थी। एक तो मैंने आपको बता दिया आधारभूत ढांचे का विकास नहीं होना, दूसरा मैंने कुछ कुप्रथाओं को, सिर्फ कुछ कुप्रथाएं शामिल हो पाएंगी, बाकी और भी कुप्रथाएं हो सकती हैं, वो सामाजिक संरचना वाला ज्योग्राफी में और आर्ट कल्चर में जो लेक्चर होगा वहाँ कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं समस्या का समाधान। मैंने समस्या समाधान के लिए दो बात करी थी। एक तो बात करिए सरकार के स्तर पे, दूसरी बात करिए वहाँ जनजाति के लोग खुद से विकास करें जागरूकता के स्तर पे। ठीक है, बोले जागरूकता के स्तर पे क्या हो सकता है, जो समस्याएं बताई थी उनमें ही आप पॉजिटिव ढूंढ लो। जैसे कि क्या समस्याएं बताई थी मैंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो खुद से वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर वो खुद में से एक ने पढ़ाई कर ली, बीए कर लिया, एमए कर लिया, तो वो हो सकता है खुद से ही अपने इस गांव के बच्चों को जो है वो फ्री में एजुकेशन दे दे। ठीक है, ऐसा कर सकता है। ओके, बाकी सड़क, बिजली, अस्पताल तो ये नॉर्मली खुद से नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में पैसा ही नहीं है, तो ये तो काम सरकार को ही करवाने पड़ेंगे। उसके अलावा अशिक्षा, ये आप जो है पढ़े लिखे व्यक्ति वहाँ कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। सरकारी स्कूलों की सुविधा है तो उन सरकारी स्कूलों में पहुंचाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि बच्चे पढ़ने ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके माता पिता नहीं पढ़े, उन्हें शिक्षा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वहाँ पे सरकारी स्कूलों में पहुंचाना, उसके लिए जागरूकता देना, ये समाधान हो सकता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया समस्या समाधान। ओके, उसके अलावा नशे की लत। अब नशे की लत में सरकार क्या कर सकती है, सरकार जो है वो रोकने के लिए कुछ कानून बना सकती है, सजा प्रावधान कर सकती है, लेकिन लास्टली जो है वो नशे की लत उन्हें खुद को ही रोकनी पड़ेगी। तो समस्या का समाधान इस तरीके से लिख सकते हैं कि आदिवासी लोगों को स्वयं जागरूकता फैला करके नशे की लत को कम करना होगा। ठीक है, उसके अलावा अपराधीकरण, वही बात है, शिक्षा मिलेगी, नशा कम होगा तो अपराधीकरण ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान वो खुद से करने की कोशिश करें। अब हेल्थ में उनका कोई रोल नहीं हो सकता क्योंकि सरकार को करना पड़ेगा। भूमि आवाम में उनका कोई रोल नहीं हो सकता, सरकार को करना पड़ेगा। जो अंग्रेजों को बनाया कानून था उसको हटाना पड़ेगा। उसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, इसमें भी सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी अन्य तरीके से देखें तो शिक्षा पालेंगे, स्किल पालेंगे तो आप जॉब भी कर सकते हैं। ओके, ऋणग्रस्तता, इसमें भी खुद से ही उन्हें ट्राई करना पड़ेगा, क्यों फालतू में कर्जा लिया जाए, अगर कर्जा लेना है तो बैंकों से जाकर के लिया जाए। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो वो खुद से कर सकते हैं। कहने का मतलब वो जागरूकता फैलाएं, शिक्षा ग्रहण करें, ड्रग एडिक्शन को कम करें और अपराध को कम करें। ये तो अपने लेवल पे किया जा सकता है, लेकिन सरकार के लेवल पे बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों के पास में पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है पहले से, तो वो खुद से जागरूकता नहीं फैला सकते। जैसे कि मीणा समाज है, तो मीणा समाज ने तो खुद से जागरूकता फैलाई है अपने अंदर से ही। उन्हें जब आरक्षण के हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की, उनको नौकरियां मिलने लगी, तो बाकी लोग एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे और शिक्षा के प्रति बहुत अधिक जागरूक हो गए। तो मीणा समाज ने जो है वो जागृति फैला ली, ये अपने लेवल पे उन्होंने किया। लेकिन बाकी जनजातियां जो हैं, जो जंगलों में रहती हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके पास में शुरुआती शिक्षा ही नहीं पहुंच पाई है। पहली पीढ़ी ही शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई है, तो दूसरी पीढ़ी तब करेगी। मीनाकी समाज की तो अब थर्ड पीढ़ी आने लग गई है जो बहुत आगे निकल रही है। ओके, अब सरकार वाली बात करते हैं। ठीक है, सरकार
तो सरकार क्या कर सकती है? पहली बात तो जब आज़ाद हुआ भारत तब उस समय बात की गई, देखो भाई नॉर्मली आप यहाँ पे संसद में बैठे हुए हैं, सब लोग हैं, ये अपनी मुख्य धारा के लोग हैं, बड़ी बड़ी हायर कास्ट के लोग हैं, आदिवासियों के लिए प्रावधान करिए, ज़रूरी है, नहीं तो आदिवासी लोग जो है वो आपसे अलग हो जाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, एक नक्सलवादियों से जुड़ जाएंगे वो, ठीक है। तो उस समय सरकार के द्वारा संवैधानिक प्रावधान किए गए, ये आप सबको पता ही है, मैं अपने पॉलिटी लेक्चर सीरीज कराता हूँ तो वहाँ क्लियरली मेंशन करता हूँ कि संवैधानिक अधिकार कौन कौन से मिले हुए हैं। मूल अधिकारों में भी आपको पता है, जैसे 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया है, उसके बाद में 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो समानता सबके लिए ही है। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी को जो है रिमूव करने की बात करता है, छुआछूत को खत्म करने की बात करता है, तो ये भी ट्राइबल लोगों के लिए अच्छी बात कही, क्योंकि पहले ट्राइबल लोगों को जो है वो हे दृष्टि से देखा जाता था, उनसे जो है दूर रहते थे लोग। तो अब आर्टिकल 17 में प्रावधान किया कि आप जो है वो छुआछूत नहीं कर सकते। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 15(4) और आर्टिकल नंबर 16(4), इन दोनों में 15(4) में तो शिक्षा संस्थान में, यानी आप IIT में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एम्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा, किसको? ST वाले कम्युनिटियों को, ट्राइब्स वाली कम्युनिटियों को 15(4) में। और 16(4) में क्या बोला कि जो रोजगार के अवसर होंगे, यानी सरकार जो नौकरियां निकालेगी उसमें भी आपको आरक्षण मिलने वाला है, ये 16(4) में ऐसा कहा गया। ओके। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 25, ये भी मूल अधिकारों में शामिल होता है। तो पुराने समय पे दलितों को और ट्राइबल लोगों को जो है वो ऊंची जाति के लोग मंदिरों में नहीं जाने देते। संविधान में प्रावधान कर दिया कि मंदिरों को जाने से नहीं रोक सकते आप किसी को भी, मंदिर सभी के लिए खुले, तो वहाँ पे भी प्रावधान किया गया आर्टिकल 25 में। उसके अलावा हम DPSP में बात करें तो आर्टिकल नंबर 46 में क्लियरली मेंशन किया है कि आपको SC और ST के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। यानी राज्य जब भी अपनी पॉलिसी बनाए, कोई भी राज्य हो, जब भी अपनी नीतियां बनाए तो उसमें ध्यान रखे कि SC ST छूटने नहीं चाहिए, उनको आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो है बढ़ावा देने का प्रयास करना है। बाकी इसका सॉल्यूशन 15(4) और 16(4) में निकल चुका है, क्योंकि ये मूल अधिकार हैं, ये इन्फोर्सिबल हैं, इन्हें लागू करना जरूरी है। नीति निर्देशक नहीं हो पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे सॉल्यूशन मिल चुका है, शैक्षणिक रिजर्वेशन मिल चुका, उधर की साइड में नौकरियों में रिजर्वेशन मिल चुका। आगे आर्टिकल नंबर 330 और 332, ये जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में ST के आरक्षण की बात करते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसमें 331 भी शामिल है, तो वो SC भी शामिल हो जाती है उसमें। तो ध्यान रखना 330 और 332 ST का आरक्षण किस तरीके से? राजनीतिक रूप से। पहले तो क्या हुआ, 15(4) में तो उन्हें शिक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से आरक्षण दे दिया, 16(4) में नौकरियों में आरक्षण दे दिया, फिर उसके अलावा आर्टिकल नंबर 330 और 32 में उन्हें राजनीतिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा में जाने का आरक्षण दे दिया गया। और आपको पता होगा जब हम अनुसूचियाँ, अपनी जो 12 अनुसूचियाँ हैं उन्हें पढ़ते हैं, तो 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है उनमें इन ट्राइब्स का नाम लिखा है कि कौन कौन से ट्राइब्स शामिल हैं। एंड उसके अलावा वहाँ पे प्रशासन जो है, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो किस तरीके से चलाना है वो भी वहाँ पे लिखा है, यानी विशेष प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है अनुसूची 5 और 6 के अंतर्गत। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 338, ये राष्ट्रपति को शेड्यूल ट्राइबल एरिया में विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार भी देता है। लग रहा है राष्ट्रपति जी को कि बांसवाड़ा वाले क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, तो हम वहाँ पे एक IAS अधिकारी को, टॉप अधिकारी को भेजते हैं और अगले 5 साल का एक कोई प्रोजेक्ट बना के भेजते हैं, उसे क्रियान्वयन करवाए और आदिवासी लोगों का जो है वो डेवलपमेंट करवाने की कोशिश किया जाए, कल्याण करवाए। ओके, ये आर्टिकल नंबर 331। और आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो आर्टिकल नंबर 371, 370 तो जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, जिसे रिमूव कर दिया गया। 370 के बाद में 371 में 10 राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। और उन 10 राज्यों में क्या प्रावधान किया गया है कि आपके क्षेत्र में कुछ विशेष छूट दी जाएगी। और वो 10 राज्य कौन से रहेंगे? वो 10 राज्य रहे होंगे जहाँ पे ST की पॉपुलेशन अधिक रही होगी। इसी से रिलेटेड हम अगर देखें तो पंचायती राज सिस्टम आता है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब आती है तो शुरुआत में तो वहाँ DPSP में लिखा हुआ था, ठीक है, कि आपको आर्टिकल नंबर 40 के अनुसार पंचायतों को ग्राम पंचायतों का गठन करना है। 1959 में हमारे राजस्थान से शुरुआत भी हुई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, तो उसको फिर बाद में 73 में 74 में संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में जो है वो संविधान में शामिल कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 243 A से O ग्राम पंचायत और P से Z G तक अपना शहरी निकायों के बारे में बात की गई थी।
लेकिन उस समय इसके अंतर्गत शेड्यूल ट्राइब एरिया को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है वहाँ पे मुख्य धारा के जैसे सेम टू सेम प्रशासन और नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसलिए बाद में ग्राम पंचायतों का गठन शेड्यूल ट्राइब एरिया में करने के लिए एक एक्ट आता है जिसे बोला जाता है पेसा एक्ट 1996। ठीक है, पेसा एक्ट होता है पंचायती राज एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल्ड एरिया, यानी पंचायती राज का जो कानून था उसका विस्तार किस क्षेत्र में, अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में, शेड्यूल्ड एरिया यानी ट्राइब्स एरिया में, तो इसे बोला जाता है पेसा एक्ट। तो पेसा एक्ट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये 10 राज्यों में जो कि 5वीं अनुसूची में वर्णित किए गए हैं उन 10 राज्यों में लागू किया गया। अब पेसा एक्ट के कुछ फीचर्स आपको पता होना चाहिए। वैसे पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्फ रूल फॉर द ट्राइबल एरिया। अभी जस्ट बताया कि जो ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे लोकल गवर्नेंस लगानी है, तो वो सेल्फ रूल ऑब्जेक्टिव है। पेसा एक्ट के तहत बस आप इतना याद रख लेना, और चीज़ याद रहे नहीं रहे, कि ग्राम सभा को, जो ग्राम सभा है इसको पूरे अधिकार दिए गए थे। इधर की साइड में अगर हम देखें, जो अपने गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत बनाई गई थी, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत को अधिक अधिकार दिए गए थे। ग्राम पंचायत इन द सेंस आपके द्वारा जो वार्ड पंच और सरपंच चुने जाते हैं उनको मिलकर जो बनती है वो ग्राम पंचायत होती है। और ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा में आपकी गांव में जो भी लोग वोट देने के योग्य हैं, 18+ हैं, उन सबको मिलकर के ग्राम सभा बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जैसे मुख्य धारा के जो गांव हैं, इधर भरतपुर, जयपुर, इधर की साइड वाले गांव हैं, उनमें तो जो है वो ग्राम पंचायत को अधिकार दिए गए थे हर चीज़ से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे पेसा एक्ट के तहत सिर्फ नेताओं को अधिकार नहीं दिए, वहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको अधिकार दिए, यानी ग्राम सभा को अधिकार दिए। तो ग्राम सभा एज न्यूक्लियस फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, ग्राम सभा सभी जितनी भी एक्टिविटी होने वाली हैं उनके लिए एक नाविक का काम करेगा, एक केंद्र का काम करेगा। ओके, ग्राम सभा टू सेफगार्ड, ग्राम सभा को जो है वो अधिकार दिए गए कि आप अपनी कल्चर को, ट्रेडिशन को सुरक्षित रखने का अधिकार आपके पास में है। ठीक है, कल्चर और कस्टम्स, रीति रिवाज को सुरक्षित रखने का अधिकार आपके पास में। कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी के द्वारा जो संसाधन है उनका संरक्षण करने का अधिकार आपके पास में है। और जो भी पुराने आपके डिस्प्यूट रेड्यूसल का जो मैकेनिज्म चला आ रहा है, आपस में झगड़ा निपटान, विवाद निपटान का उनका जो तरीका चला रहा है, क्योंकि वो भी अच्छा तरीका होता है एक्चुअली में। अगर झगड़ा हो गया तो पंच पटेल बैठ के और वहाँ पर निपटारा कर लेते हैं, वो भी अच्छे तरीके से ही करते थे पुराने समय पे। ठीक है, तो पुलिस वगैरह में नहीं जाने, तो उसमें यहाँ पे छूट दे दी, ठीक है मत जाओ, आप करो अपने हिसाब से, अपने डिस्प्यूट जो हो रहे हैं उनको ख़त्म करने का अपना पुराना जो कस्टम तरीका है, रीति रिवाज वाला तरीका है, उसको फॉलो करो। उसके अलावा अगर आपको इधर शेड्यूल ट्राइब एरिया में कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट करना है तो आपको पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी, ये पेसा एक्ट में लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर आपको वहाँ पे खनन करना है, उत्खनन करना है, तो ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके अलावा राज्यों को बोल दिया गया कि जो अनुपात है, जो वहाँ पे पॉपुलेशन है, उस अनुपात में आपको जो है वो शेड्यूल ट्राइब को जो है वो आरक्षण देना पड़ेगा। और ऑल सीट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट लेवल शैल बी रिजर्व फॉर द एसटी। इनका कहने का मतलब है कि जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है वहाँ पे मुख्य जो राजनेता होंगे, सरपंच वगैरह या जो भी मुखिया बनेंगे, वो सब ट्राइब कम्युनिटी से ही होना चाहिए। मान लीजिए कि एक गांव है जिसमें 70 लोग आदिवासी हैं, 30 लोग जो हैं वो हायर कास्ट से हैं, द्विज जनजातियों से हैं, तो फिर हो सकता है कि इनके पास पैसा अधिक है तो यही अपने लोगों को जिता लेंगे। लेकिन वहाँ क्लियरली मेंशन किया है कि अगर शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन अधिक है तो वहाँ का जो सरपंच या प्रमुख बनेगा वो ट्राइबल एरिया से ही बनेगा, ट्राइबी जनजाति से ही बनेगा, उन्होंने क्लियर किया है। तो ये पेसा एक्ट आपको ध्यान रखना है। पेसा एक्ट का बस इतना ध्यान रख लेना, ग्राम सभा को सब अधिकार हैं, ग्राम सभा से ही अनुमति आपको लेनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर आपको उत्खनन करना है, कोई प्लान एग्जीक्यूशन करना है, तो भी ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके अलावा सभी कार्यों का जो केंद्र है वो ग्राम सभा है। उसके अलावा ग्राम सभा को अधिकार है सेफगार्ड करने का, संरक्षण करने का, अपने कस्टम्स को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, और जो उनका डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो विवाद निपटान का जो तरीका है, उसको उनका संरक्षण करने का जो है वो अधिकार है। ठीक है, तो ये पेसा एक्ट ध्यान रखना 5 नंबर में पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम में। ओके, उसके अलावा वन अधिकार अधिनियम 2006,
तो ये एक तरीके से जो अंग्रेज़ों के समय 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था और उसमें ज़्यादातर आदिवासियों से जो ज़मीन छीन ली गई थी उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया और 2006 में वन अधिकार अधिनियम के तहत 3 पीढ़ियों से या 75 वर्षों से वनों में रह रहे ट्राइबल लोगों को वनों में भूमि का अधिकार दे दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 2 नंबर में पूछा जा सकता है जनजातीय विकास के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया, तो बताइए कि कौन कौन सी समितियों का अब तक गठन किया गया है। तो थोड़ा सा नाम याद रखना है, इसमें डिटेल में नहीं जाना है कि भाई ढेबर समिति ने क्या बोला, सीलू और भूरिया ने क्या बोला, नाम याद रखना। 2 नंबर में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा जनजातीय ट्राइबल एरिया के विकास के लिए अब तक कौन कौन सी समितियाँ गठित की गई हैं। 2 नंबर में पूछा जाए तो 4 नाम तो लिखने ही पड़ेंगे, सीधा 2 नंबर मिलेगा। ढेबर समिति, सिलुओ समिति, भूरिया समिति, बंदोपाध्याय समिति। बात खत्म, आपको ये रटे होने चाहिए, ढेबर, सिलू, बंदोपाध्याय और भूरिया। दोबारा बोलने की करें या एक्रोनिम्स बना लेते हैं, DSBB, ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए, DSBB। नाम तो आपको याद हो गए, ढेबर, सिलू, भूरिया और बंदोपाध्याय, ठीक है, बात खत्म। DSBB, ढेबर, सिलू, भूरिया, बंदोपाध्याय, याद रख लेना कैसे भी करके, 2 नंबर में सीधा होगा। उसके अलावा कुछ और संस्थाएं हैं जो आपसे अगर पूछी जाएं कि सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, तो आप इनका नाम लिख देंगे ना, मेंशन कर देंगे, तो भी आप जो है वो बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आंसर लिखवाने की, जैसे कि मैं आंसर लिखवाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। मान लीजिए कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए, कल्याण के लिए सरकारों के द्वारा क्या प्रावधान किए गए, तो पहली बात में तो आप संवैधानिक प्रावधान जो हैं उनमें से 3-4 लिख देना, 15(4), 16(4), 17 आर्टिकल नंबर 25 लिख देना, आर्टिकल नंबर 330, 332 लिख देना, ठीक है। उसके अलावा और 1-2 आर्टिकल जो हैं वो आर्टिकल नंबर 338 जो राष्ट्रपति को विशेष अधिकार वाला है वो लिख देना। पहले तो संवैधानिक लिख दिया। दूसरा, पैसा के बारे में लिख दीजिए, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, इसके बारे में लिख दीजिए, ग्राम पंचायत को मुख्य अधिकार दिए गए। तीसरा, आप वन अधिकार नियम 2006 के बारे में लिख दीजिए कि जो 75 वर्षों से और 3 पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं उनको भूमि का अधिकार दे दिया। चौथा, इनका नाम आपको लिख देना है कि माडा का गठन किया गया, एक तरीके से मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच शुरुआत की गई। ये शेड्यूल्ड जो ट्राइब एरिया आदिवासी क्षेत्र हैं उनके डेवलपमेंट के लिए मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच शुरू की गई थी सरकारों के द्वारा, तो उसे माडा नाम दिया गया। तो बस आप इतना लिख देना माडा, और ये पूरा नाम लिख देना, फुल फॉर्म लिख देना, डिटेल मत करना, इसका आपका 1 नंबर और बढ़ जाएगा निश्चित। इसके अलावा ट्राइफेड नाम की संस्था का भी आप लिख देना। तो ट्राइफेड क्या है, जन संस्था, आदिवासियों के द्वारा जंगलों में बहुत सारे वन उत्पाद जो है वो बनाए जाते हैं। क्योंकि आदिवासी पिछले 2000, 2500, 3000, 5000 साल से जंगलों में रह रहे हैं, तो निश्चित सी बात है उन्हें जंगलों के एक एक चीज़ का पता है, उन्हें जंगलों की हर पेड़ की हर औषधि का उन्हें ज्ञान है, और बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि पुराने समय से उन्हें, पुरानी जितने भी समय से बीमारी हैं उनका इलाज वो खुद से कर रहे हैं। तो वनों से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जंगलों से लकड़ियाँ भी निकलती हैं, उसके अलावा फल फ्रूट भी निकलते हैं, पेड़ होते हैं जिनसे बीड़ी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, बैम्बू पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ होते हैं, फल फ्रूट वगैरह ये सब होते हैं। तो वनों के जो उत्पाद होते हैं वो आदिवासी बनाते हैं, जैसे टोकरी बनाई उन्होंने, ठीक है, वो लकड़ियों से टोकरी बनाई, पत्ते बनाए उन्होंने। तो ऐसे ही वनों के उत्पाद जो होते हैं उनको आदिवासी लोग पहले बेचने जाते थे, जैसे उन्होंने इकट्ठा किया, टोकरी बनाई, अब उसको बेचने जाएंगे लोकल बाज़ार में तो उसकी 10 रुपये या 20 रुपये देते थे लोग। लेकिन ट्राइफेड के द्वारा क्या किया गया है, सरकार के द्वारा एक मार्केटिंग के लिए उनके लिए एक स्टेशन बना दिया गया कि अगर आपने डलिया बनाई है और आप उस ट्राइफेड के थ्रू बेचने की कोशिश करेंगे तो पहले आपको 10 रुपये मिल रहे थे, अब आपको 50 रुपये मिलेंगे, यानी आपके उत्पाद का वाजिब दाम मिलेगा आपको ट्राइफेड के थ्रू। तो जनजातीय सहकारी विपणन संघ है ये एक मार्केटिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड, ठीक है। एसटी लोगों के वनों के उत्पाद या कृषि उत्पाद के विपणन सहायता प्रदान करने के लिए ट्राइफेड का गठन किया गया। तो जनजातीय लोग जो भी अपने वनों में उत्पाद बनाते हैं, वनों से कोई उत्पाद बनाते हैं या कृषि के द्वारा जो भी उत्पाद बना रहे हैं उनका सही मूल्य प्रदान करने के लिए उसमें सहायता कौन प्रदान करता है, ट्राइफेड। उसके अलावा एक और नाम याद रख लेना कि भाई जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता का भी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, कोऑपरेटिव का भी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, मिलकर के विकास करने की कोशिश करनी चाहिए। सब लोग मिलें, मिल के कोई नई चीज़ लें और फिर विकास करें। तो उसकी सहायता के लिए TDCC एक संस्था बनाई गई, सहकारी जनजातीय विकास निगम बनाया गया। अगर आपसे 5 नंबर में ये सवाल पूछा जाए कि जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए,
तो मैंने जो तरीका बताया आपको, संविधान से रिलेटेड बातें लिख देनी है, पैसा से रिलेटेड बातें लिख देनी है, PESA पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया वाला, ठीक है, वन अधिकार 2006 वाली बात लिख देना, और उसके बाद में ये 4 समितियों के नाम लिख दोगे तो और अच्छी बात है। उसके बाद में आपको ये मैंने 4 नाम बताए हैं, माडा, ट्राइफेड और TDCC, इनके नाम लिख देना। 5 में से 5 नंबर तक देने को मजबूर हो जाएगा, ठीक है। तो बस कोशिश ये करनी है, और सीधा सवाल पूछा जाएगा, ये श्योरली सीधा सवाल पूछा जाएगा। पहले पूछा भी गया है कि जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए। बाकी अपने लेवल पे जागरूकता फैलाना उनका काम है, वहाँ की आदिवासी जनजातियों का काम है, तो वो उनको करना चाहिए। ओके, तो हमने जो है ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज में बताता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी। पहले तो हमने ये देखा कि इस लेक्चर का नाम ही क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इनके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी और कल्चर में देख लेंगे, लेकिन समस्याएं और कल्याण पे हमें फोकस करना है, एक्चुअली में याद करना है वो चीज़ें। समस्याओं को मैंने आपको याद कराया था। समस्याओं को कैसे याद कराया था? समस्याओं को मैंने आपको इस तरीके से याद कराया था कि आधारभूत समस्याएं आपको याद होनी चाहिए क्लियरली, बिजली, पानी, सड़क और अस्पताल, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला था नशे की लत, ठीक है। उसके बाद में बोला था कुप्रथाएं। अब कुप्रथाएं 2 नंबर में पूछी जाएंगी सीधी सीधी। टोटम क्या है, इस तरीके से पूछा जाएगा। मौताना क्या है, बढ़ोतरा क्या है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। आप आंसर लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। उसके बाद में अपराधीकरण एक समस्या, भूमि का अभाव एक समस्या, और पहचान का संकट एक समस्या है। तो 4-5 इंपॉर्टेंट समस्याएं, बाकी समस्याएं इनसे निकली हुई समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी, ये सब क्या है, इनसे निकली हुई समस्याएं। तो ये याद करा दिया, और समस्या समाधान तो मैंने अभी 3 बार रिवाइज करा ही दिया है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम किए जाते हैं और ओल्ड ईयर्स में किस तरीके से पूछे गए हैं। एक सवाल है, टोटम क्या है? जस्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। जनजातीय क्षेत्रों का एक लोक देवता के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में वो पूजते हैं पशु या पक्षी को, और उसकी पूजा के आधार पे वो मानते हैं कि इसकी पूजा करने के बाद में जो भी कार्य किया जाएगा वो सफल होगा। भगोरिया विवाह मैंने आपको बता दिया था, भाग करके किया गया विवाह, ठीक है। चीरा वापसी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। छेड़ा पाड़ना मैंने आपको बता दिया था, याद कर लीजिए छेड़ा पाड़ना, ठीक है। पुरुष के द्वारा महिला के जो पल्लू है उसमें से एक हिस्सा फाड़ के दे दिया जाता है, लो भाई जी आपका तलाक खत्म, ठीक है। उसके बाद में ताड़ना विवाह मैंने आपको बता दिया था, ओके। दापा प्रथा मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिए, थोड़ा ध्यान करना। घोड़ा वापसी मैंने बता दिया। मनोकामना करेंगे लोकल देवता से, लोकल देवता खुश हो गया और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद में घोड़े की आकृति का कुछ प्रतीक चिन्ह, लकड़ी का प्रतीक चिन्ह बना करके अपने लोकल देवता को दे दिया जाता है। उसके बाद में भील एवं गरासी जनजातियों की आर्थिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक दशाओं का वर्णन करने के लिए स्पेशली कुछ है नहीं, वही चीज़ें कि भाई उनके पास में भूमि का अभाव है, उसके बाद में वहाँ पे जो है वो आधारभूत संरचनाओं का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो रोज़गार की संभावनाएं नहीं है, बहुत गरीब कंडीशंस में हैं। उसके बाद में वहाँ पे ऋणग्रस्तता हो गई है, बंधुआ मजदूर बना लिया गया है, मजबूरी में नशे की लत लग गई है, अपराधीकरण बढ़ गया है। बस यही आर्थिक समस्या है। इसमें कोई अलग से PhD करने की ज़रूरत नहीं है ना। आर्थिक समस्याएं कहीं पे भी किसी भी समाज की इसी तरीके से निकल के आएंगी, ठीक है भाई। अशिक्षा होगी, बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, उसके अलावा नशे की लत होगी, अपराधीकरण होगा, अब यही आर्थिक समस्या हो जाती हैं, ओके। बाकी ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, भले ही ये भील गरासिया का लिखा है, बाकी जनजातियों का भी ऐसे ही बनेगा। जनजातीय समुदायों की समझ प्रमुख चुनौतियां का वर्णन कीजिए। जस्ट अभी आपको बताया, आधारभूत संरचना का विकास नहीं होना, नशे की लत होना, अपराधीकरण का बढ़ जाना, भूमि का नहीं होना, पहचान की संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस का होना, नक्सलवादियों के और जो जातीय पंचायतें हैं, जुड़वा सुलेम वाली जो मैंने बताई थी, सुलभा जुड़म वाली, तो उनके बीच फंस जाना, आइडेंटिटी क्राइसिस का प्रॉब्लम होना, ईसाई मिशनरियों के द्वारा कन्वर्ट किया जाना, और लास्टली आरक्षण का फायदा कुछ जनजातियों के द्वारा लिया जाना। बाकी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, ये चीज़ें लास्ट में एक साथ में लिख सकते हो। ST के लिए प्रावधान संवैधानिक संरक्षण के लिए याद हो गए होंगे, निश्चित सी बात है। पहला तो मूल अधिकारों में 15(4), 16(4), 17, 25 ये हो गए। उसके बाद में अपना DPSP में भी वहाँ लिखा हुआ है कि इनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक और राजनीतिक विकास के लिए कार्य करना है। उसके अलावा 330 और 332 में लिखा है, 338 में लिखा है, तो 5-6 लिख देना, आपको नंबर मिलेंगे, निश्चित सी बात है।
उसके बाद में राजस्थान में पाई जाने वाली भील जनजाति की सामाजिक संरचना, ये वाला जो पॉइंट है हम अपनी ज्योग्राफी वाले में और आर्टिकल्चर वाले लेक्चर में वहाँ देखेंगे, वहाँ पे क्लियर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं उन चीज़ों को कराने लगता तो यहाँ मेन जो पॉइंट है जो मुझे समझाना था, समाधान और समस्याएं और समाधान, तो वहाँ से भटक जाते हैं। ओके, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो पहने जाते हैं, फेंटा वगैरह, पोत्या वगैरह, ठेपड़ा वगैरह, ये लिखा हुआ है, बट ये उधर आएगा अपने आर्टिकल्चर में। आदिवासी जनजातियों से क्या तात्पर्य है? अभी मैंने आपको बताया था आदिवासी जनजातियाँ यानी वे आदिम लोग जो पिछले 1000-2000 सालों से जंगलों में रह रहे हैं और उनकी खुद की एक यूनिक कल्चर है, उन्हें आदिवासी लोग बोला जाता है। यूनिक यानी अनोखी, विशिष्ट कल्चर है, विशिष्ट कला संस्कृति रीति रिवाज हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? आदिवासी। गरासी जनजातियों के विवाह के प्रकार बताइए, ठीक है, तो ये अपने सामाजिक संरचना वाले उधर देख लेंगे। राजस्थान में गरासी जनजातियों के आवास, ठीक है, ये लेक्चर उसी में आएगा, ज्योग्राफी और आर्टिकल्चर में। भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला, ये वहीं पे आएगा। राजस्थान आदिवासी जनजाति की प्रमुख समस्याएं बताइए, अब ये क्लियर होना चाहिए आपको हर कंडीशन में। अब देखो इतनी बार रिपीट करा दिया, आप तो सेकंड में बोल सकते हो। आधारभूत संरचना का विकास नहीं होना, जिसमें बिजली, पानी, सड़क और अस्पताल की कमियां होना। उसके बाद मैंने आपको बता दिया अशिक्षा तो हो ही गई, वहाँ पे नशे की लत लग गई है, अपराधीकरण हो गया है, पहचान की आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है, और वो लोग जो हैं, कुछ ही लोग जो हैं वो आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा अशिक्षा है तो गरीबी है, बेरोजगारी है, ऋणग्रस्ता है, बंधुआ मजदूरी, बात खत्म। भूमि का अभाव और ध्यान रख लेना। ओके, तो ये अपना आदिवासियों वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। आई विश कि आपको ये पूरा समझ में आ गया है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, जो मेरा एजेंडा था कि आपको 2 नंबर और 5 नंबर का अगर समस्या समाधान से रिलेटेड या शब्दावलियों से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। बाकी ये टॉपिक वहाँ पे भी रिलेट होता है आर्टिकल्चर में, तो वो आप और देख लेंगे तो पूरा कंबाइंड होगा। बाकी मेंस में जो सवाल पूछा जाएगा, ये जो मैंने PDF दिए इसी में से ही पूछा जाएगा, अदर कहीं पे भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा उधर जनजातियों वाली चीज़ें हम आर्टिकल्चर ज्योग्राफी में देखें तो वो प्रॉपर वहाँ पे अच्छे तरीके से कवर कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद। तो इस तरीके से हमारी सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज कंप्लीट होती है। मैंने जो आपको 4 लेक्चर कराए हैं उनसे बाहर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शानदार PDF आपको प्रोवाइड कराइए, प्रिंट आप करवा लीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, 8-10 बार रिपीट कर लीजिएगा। इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बट रिपीट करना है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अपने नए लेक्चर सीरीज के साथ में। थैंक यू ऑल।